Goal, nation's leading institute. हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन वीडियो सॉल्यूशन ऑफ AITS मेन टेस्ट 4। बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। पूरा का पूरा मैं देख रहा हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो दिया हुआ है क्वेश्चन, वो पॉलीमर्स चैप्टर से इस बार दिया हुआ है पूरा का पूरा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चन को सही बनाए होंगे। लेकिन मुझे पूरा यकीन है एक क्वेश्चन ऐसा है पॉलीमर्स में जो आपको थोड़ा परेशान किया होगा। उसको लास्ट में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, क्योंकि वो क्वेश्चन जहां पे मुझे दिख रहा है 72 नंबर, अक्सर बच्चे का आया है वहां से क्वेश्चन पूछने का कि सर 72 नंबर बता दीजिए कि किस तरीके से हुआ है। तो चिंता नहीं करना है, शुरू से अंत तक आप एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखिए। मैं आपको बताने जा रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का AITS मेन टेस्ट 4। ओके, तो यहां पे जो दिया हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहले 66 नंबर क्वेश्चन, और 66 नंबर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग पॉलीमर्स डू नॉट इन्वॉल्व क्रॉस लिंकेज। किसमें क्रॉस लिंकेज नहीं होता है? तो बच्चों, फर्स्ट में जो यहां पे दिया हुआ है मेलामेक, ऐसा दिया हुआ है जिसको मेलमेक यहां पे कहा गया है। मेलमेक कहा जाता है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर जो होता है ना, उसी को मेलमेक भी कहा जाता है। ये बिल्कुल यहां पे क्रॉस लिंकेज होता है। जो पुराना वाला NCERT है उसमें आप लोग देखोगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा कि बेकेलाइट, मेलामाइन, ये सब में क्रॉस लिंकेज होता है। तो ये बिल्कुल सही है। सेकेंड में आप लोगों को दिया हुआ है बेकेलाइट, बिल्कुल इसमें क्रॉस लिंकेज होता है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद थर्ड में यहां पे जो कह रहा है पॉलीथीन, तो पॉलीथीन में आप लोग जानते हो कि पॉलीथीन में यहां पे लीनियर चेन होता है। इसके केस में यहां पे क्रॉस लिंकेज वगैरह तो होता नहीं है, क्रॉस लिंकेज वगैरह यहां पे नहीं होता है, तो पॉलीथीन नहीं होगा। और 4 में आप लोगों को जा रहा है वल्केनाइज्ड रबर। तो बच्चों, आप लोग जब वल्केनाइज्ड रबर का देखोगे स्ट्रक्चर तो आपको पता चलेगा कि क्रॉस लिंकिंग होता है बीच में सल्फर का। तो सल्फर का यहां पे होता है लिंकेज होता है, तो आप कहोगे कि वल्केनाइज्ड रबर में क्रॉस लिंकिंग होता है। तो आंसर हो जाएगा इसके केस में थर्ड आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग मेलामाइक में होगा, यानी कि मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन को हम लोग कहते हैं, होगा। बेकेलाइट में होता ही है। वल्केनाइज्ड रबर आप देखोगे तो क्रॉस लिंकिंग वहां पे सल्फर का हो जाता है, बीच में सल्फर आ जाता है, क्रॉस लिंकिंग बिल्कुल होता है। आप पढ़ेंगे लैंग्वेज में आप लोगों को मिलने वाला है। उसके बाद देखिए 66 का आंसर हो गया 3। 67 नंबर क्वेश्चन जो है ना, वो है व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कोपॉलीमर। और आप जानते हो कोपॉलीमर हम लोग वैसे पॉलीमर को कहते हैं जिसमें कि 2 डिफरेंट मोनोमर यूज होता है। तो जब आइडेंटिकल मोनोमर, एक ही मोनोमर बार बार आपस में ऐड होता है, उसको हम लोग कहते हैं होमोपॉलीमर। और जब 2 डिफरेंट मोनोमर आपस में ऐड होता है उसको हम लोग कहते हैं कोपॉलीमर। बच्चों, आप लोग अच्छे तरीके से देखने का कोशिश करो कि बूना एस, तो फर्स्ट ऑप्शन में मेरे को दिया हुआ है बूना एस, और दुनिया में सब कोई बच्चा जानता होगा कि बूना एस का जो होता है मोनोमर्स, ये होता है इसके केस में 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरिन, मतलब ये एक कोपॉलीमर है, बिल्कुल है। सेकेंड में आपको कहा जा रहा है नियोप्रीन। ओके, और नियोप्रीन का जो होता है मोनोमर, ये सब कोई जानता है, यहां पे होता है सिर्फ एक मोनोमर, ये होता है क्लोरोप्रीन। तो क्लोरोप्रीन एक मोनोमर आपस में ऐड होता है और यहां पे एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है, और इसमें होता है ये होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर नहीं होता है। और थर्ड में आप लोगों को दे रहा है PHBB, तो PHBB हम लोग कहते हैं पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। और आप लोग जैसा कि जानते हो इसके केस में एक होता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, बिल्कुल एक होता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, और प्लस एक होता है इसके केस में 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। तो जब इस तरीके से इसमें 2 अलग अलग मोनोमर्स होता है 1 2 3 4 5, 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, यही इसका होता है मोनोमर्स। इसलिए बच्चों, आप निश्चित रूप से आप कहोगे कि PHBB जो होता है वो भी एक कोपॉलीमर होता है। जी हाँ, यहां पे ये कोपॉलीमर बिल्कुल होगा PHBB, क्योंकि 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक और 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड होता है मोनोमर। 4 में देखिए
ब्यूटाडाइन स्टाइरिन, अरे फिर से बोना एस की ही बात कर दिया ना। तो ब्यूटाडाइन का मतलब हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और स्टाइरिन का मतलब हो गया C6H5CH डबल बॉन्ड CH2। तो ब्यूटाडाइन स्टाइरिन बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, जो कि कोपॉलीमर नहीं है, वो होमोपॉलीमर होता है। नियोप्रीन, तो आपको 67 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ओनली 2, जो कि एक होमोपॉलीमर होता है नियोप्रीन। एम आई राइट? बिल्कुल आपने सही बनाया, बिल्कुल आपने सही बनाया, यस। अब देखिए 67 के बाद यहां पे आते हैं 68 नंबर क्वेश्चन, ये भी पॉलीमर्स का ही है। 68 में कहा जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ए सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। बहुत आसान है 68 नंबर में। सेलुलोज एसीटेट, बिल्कुल आपने पढ़ा होगा कि जब सेलुलोज में एसिटिक एसिड को मिला देते हैं तो जो बनता है सेलुलोज एसीटेट। तो बिल्कुल यहां पे हम लोग कहते हैं कि जो आपको दिया हुआ है सेलुलोज एसीटेट, ओके। और सेकंड में मेरे को दिया हुआ है पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये यहां पे आपको पता होनी चाहिए, ये सब केमिकल के द्वारा बनाया हुआ है, सिंथेटिक में आता है, ये सब सेमी सिंथेटिक नहीं है। जबकि थर्ड में बातें करें सेलुलोज नाइट्रेट, तो बच्चों आपको ध्यान रखना है ये दोनों सिर्फ, ठीक है, सेलुलोज एसीटेट और सेलुलोज नाइट्रेट, और आपको ये अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए, दोनों को हम लोग यहां पे कहते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। ओके सर, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका 4, आंसर हो जाएगा इसमें 4, यानी कि बोथ 1 and 3। ओके, ये तो सिंथेटिक होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड वगैरह सिंथेटिक में आएगा। तो सेलुलोज प्लस एसिटिक एसिड सेलुलोज एसीटेट, ठीक है, और सेलुलोज प्लस नाइट्रिक एसिड सेलुलोज नाइट्रेट, तो आप इसको कहोगे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। आंसर होने वाला है इसका 4, बिल्कुल बात खत्म। डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से सब क्वेश्चन है, और डायरेक्ट लाइन से ही क्वेश्चन आता है नीट के एग्जाम में भी, आप देखेंगे ना डायरेक्ट एनसीईआरटी से ये सब चैप्टर में पूछा जाता है। उसके बाद देखिए 69 नंबर क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने दिया गया है, उसमें भी इसी तरह से पॉलीमर से लिया हुआ क्वेश्चन है बच्चों कि मेलामाइन अनब्रेकेबल क्रॉकरी इज ए कोपॉलीमर ऑफ। कितना आसान है बाबा। 69 में आपको मेलामाइन अनब्रेकेबल क्रॉकरी, तो मेलामाइन कैसा होता है, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजन को रखेंगे 135 पे, देख लीजिएगा ध्यान से, नाइट्रोजन होगा 135 पे, और अल्टरनेट होगा डबल बॉन्ड, और यहां बीच में जो कार्बन बचा उस पे रख देने का NH2, और इसी को हम लोग यहां पे कह देते हैं मेलामाइन, बिल्कुल मेलामाइन कह देते हैं। और इस मेलामाइन का रिएक्शन होता है अब जाकर के फॉर्मल्डिहाइड के साथ, यही होता है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड। यहां पे पॉलीमर्स पहले क्या होता है बच्चों, देखो इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा बता देता हूं। ये टूटता है H+ NH-, और यहां पे होता है सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जी हां, और जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहां पे होता है तो बीच में पहले एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, और जो कि कुछ इस तरीके से बनता है, NH- का एडिशन होता है इस CH2O- के साथ, OH बन गया, और यहां पे NH2 ऐसे लिख दो थोड़ा, क्योंकि यहां से फर्दर हमको H को निकालना है, यहां पे ये बन गया। ये जो बच्चा बना इसके केस में बच्चों, इसको कहा जाता है रेजिन इंटरमीडिएट, बिल्कुल इसी को कहा जाता है रेजिन इंटरमीडिएट। अब फर्दर ये जो N मॉलिक्यूल आपने लिया था मेलामाइन, और इसका N मॉलिक्यूल के साथ आपने रिएक्शन करवाया, तो ये बना है N मॉलिक्यूल। अब ऐसा बहुत सारा मॉलिक्यूल आपस में कंडेंसेशन करता है, तो कंडेंसेशन करता है तो OH- निकलेगा CH2OH से, और यहां से निकलेगा H+, प्रत्येक में से H+ निकल गया। तो जो बचा उसको लिखिए, बचा यहां पे ये नाइट्रोजन 135 पे, तो 135 पे लिख दीजिए नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड ऐसा, और इसके बाद यहां पे जो बचा NH, ये लाइन छोड़ देंगे, और इसके केस में भी यहां पे NH, ये लाइन छोड़ देंगे, और यहां पे NH के साथ CH2 का होल N, ये कर देना है। ध्यान दीजिएगा, यहां एक मॉलिक्यूल में से आपको निकालना है OH- और दूसरे में से निकालना है H+, यही हो गया इसके केस में।
आप यहाँ पे कहेंगे मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ये जो आपको दिख रहा है। तो मेलामाइन अनब्रेकेबल क्रोकरी इज ए कोपॉलीमर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड मेलामाइन। आप देख सकते हो मेलामाइन का स्ट्रक्चर यही हो गया और इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। 1 2 3 4 5 1 3 5 पे हो जाएगा नाइट्रोजन और प्रत्येक बीच में जो कार्बन है वहां होगा NH2। पहले बनेगा रेजिन इंटरमीडिएट, फर्दर कंडेंसेशन करने के बाद फॉर्मेशन करता है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, उसी से अनब्रेकेबल क्रोकरी का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि इस 69 का जो आंसर होगा वो होगा 1। डायरेक्ट एनसीईआरटी का ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। और डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा नीट एग्जाम में भी, इसलिए ये सब क्वेश्चन को डायरेक्ट आप प्रैक्टिस करिए। जितना हम लोग आपको दे रहे हैं क्वेश्चन टेस्ट में, इतना अगर आप प्रैक्टिस करके ईमानदारी से रखेंगे, यकीन मानिए आपको 100% बनेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। ओके, अब आते हैं यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन। और ये 70 नंबर में क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग पॉलीमर। बिल्कुल बच्चों, आप लोग जानते हो कि जो बूना एस है, तो बूना एस कोपॉलीमर है कि नहीं है, तो बिल्कुल यहां पे करेक्ट है। ए जो दिया हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है, कोपॉलीमर है। क्योंकि आपने जाना क्या, आपने जाना कि यहां पे जो बनता है वो ब्यूटाडाइइन और एस्टाइरिन, यही होता है ना। तो ये कोपॉलीमर तो होता ही है, दो अलग अलग मोनोमर के मिलने से बनता है, करेक्ट है ये। उसके बाद दे रहा है कंडेंसेशन पॉलीमर, बिल्कुल। तो नाइलॉन 6,6 आपने पढ़ा होगा कि नाइलॉन 6,6 किससे मिलने से बनता है। एन मॉलिक्यूल हम लोग लेते हैं यहां पे हेक्सामिथाइलिन, हेक्सामिथाइलिन डायमीन, अब प्लस आप लेते हो एडिपिक एसिड, याद है ना। तो यहां पे आपको एडिपिक एसिड लेना है, C डबल बॉन्ड O CH2 का होल 4 C डबल बॉन्ड OH, बिल्कुल। अब जब यहां पे आप रिएक्शन करवाते हैं तो H+ निकलता है एमीन से, OH- निकलता है कार्बोक्सिलिक एसिड से। ऐसा बहुत सारे मॉलिक्यूल के साथ होगा। तो एमीन से H+ निकलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से OH- निकलेगा। बच्चों आप देखो इसमें से कंडेंसेशन हुआ कि नहीं, लॉस हुआ वाटर का। तो जहां कहीं भी अगर बाय फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स होता है उसमें कंडेंसेशन रिएक्शन ही होता है। तो यहां पे NH और CH2 का होल 6, उसके बाद बचा NH और C डबल बॉन्ड O, और उसके बाद CH2 का होल 4 एंड C डबल बॉन्ड O का होल एंड, ऐसा हो गया। इसी को यहां पे देखिए क्या कहते हैं, जहां कहीं इसमें एमाइड है तो कहा जाता है नाइलॉन, नाइलॉन कहते हैं। और इस नाइट्रोजन से इस नाइट्रोजन के बीच में 6 कार्बन है, एक बार 6, अब फिर इस कार्बन से इस कार्बन 6 कार्बन है, तो 2 बार 6 हो गया नाइलॉन 6,6। एक कंडेंसेशन पॉलीमर्स बिल्कुल है क्योंकि वाटर यहां से रिलीज हुआ है, और बाय फंक्शनल है। जहां कहीं एल्कीन या एल्काइन होता है वहां होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन, और जहां फंक्शनल ग्रुप होता है इस प्रकार का कार्बोनिक एसिड एमिनो ग्रुप, यहां होता है कंडेंसेशन पॉलीमर्स। बिल्कुल बी भी सही है। और नाइलॉन 6,6 एक फाइबर है, नाइलॉन 6,6 जो है वो एक फाइबर है, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये फाइबर है, वो बिल्कुल सही है। और उसके बाद डी में कह रहा है कि टेरिलिन एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, गलत है बाबू, यहां पे थर्मोसेटिंग पॉलीमर टेरिलिन नहीं है। तो टेरिलिन और डेक्रोन जो है ना वो भी एक फाइबर ही होता है, तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर बिल्कुल नहीं होता है। यहां पे इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है। वो कंडेंसेशन के दौरान तो आपने बना लिया नाइलॉन 6,6 को, तो ध्यान रखिएगा टेरिलिन जो है वो टेरिलिन भी एक फाइबर ही होता है। इसलिए जो यहां पे मेंशन किया हुआ है थर्मोसेटिंग, वो गलत है, थर्मोसेटिंग नहीं होता है। और ई में जो आप लोगों को दे रहा है बूना एन होमोपॉलीमर है, गलत। बूना एन जो होता है वो कोपॉलीमर होता है, क्योंकि इसका जो होता है वो मोनोमर होता है 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल होता है। तो यहां पे हम लोग कहेंगे कि ये कैसा होता है, इसको हम लोग कहते हैं कोपॉलीमर, कोपॉलीमर। इसलिए बच्चों डी और ई गलत है, ए बी सी करेक्ट है। और डी में कह रहा है कि टेरिलिन एक थर्मोसेटिंग है, वो गलत है, साफ साफ गलत है। और बूना एन के बारे में कहा जा रहा है होमोपॉलीमर है, वो भी गलत है ना। तो बूना एस और बूना एन दोनों होता है यहाँ पे
कोपॉलीमर होता है, ध्यान रखेंगे। तो कोपॉलीमर यहाँ पे दोनों होते हैं, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो ABC, देखो कहां दिया हुआ है, यानी आंसर 1 हो जाएगा। बिल्कुल ABC यहाँ पे करेक्ट है। बुना S कोपॉलीमर है, नाइलॉन 6S कंडेंसेशन के द्वारा बिल्कुल बनता है, नाइलॉन 6 और टेरलिन डेक्रोन दोनों फाइबर है। उसके बाद बुना N कोपॉलीमर है, ये एक होमोपॉलीमर नहीं है, इसलिए यहाँ पे 70 का आंसर हो जाएगा 1। ABC करेक्ट और DE इनकरेक्ट, ये हो गया। उसके बाद देखिए 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। 71 नंबर, Which of the following is an example of polyester? Yes, पॉलिस्टर कहा जा रहा है बच्चों। फर्स्ट में तो दे रहा है ब्यूटाडाइन स्टाइरिन कोपॉलीमर, ये तो पॉलिस्टर है नहीं, क्योंकि आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो ब्यूटाडाइन का मतलब हो गया 1,3 ब्यूटाडाइन, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2 ये हो गया, और स्टाइरिन का मतलब हो गया इसके केस में C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2। आप जब इसका करते हो पॉलीमराइजेशन, तो आप लोग पढ़े होंगे क्लास में कि जहां कहीं एल्कीन या एल्काइन होता है या एल्काडाइन होता है वहां एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है। तो जहां जहां इसमें डबल है, जहां जहां डबल है उसको सिंगल कर दीजिए, और जहां जहां सिंगल है उसको डबल कर दीजिए, तो हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और फिर इसको ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा CH के ऊपर सबस्टिट्यूएंट के रूप में C6H5 और CH2 का होल N। देखिए तो कहीं पे आपको दिखा इसमें क्या, कहीं भी इसमें आपको पॉलिस्टर दिखा क्या, कहीं पे भी पॉलिस्टर आपको नहीं दिखा इसमें होल एंड में, ठीक है, तो ये नहीं हुआ आंसर इसके केस में। उसके बाद देखिए सेकंड आपको जो कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है मेलामाइन पॉलीमर। तो मेलामाइन पॉलीमर जो आप लोगों ने देखा, मेलामाइन में भी नहीं होता है। आपने मेलामाइन पॉलीमर देखा, अभी तुरंत आपको रिएक्शन पीछे बताया था कि 1,3,5 पे होता है नाइट्रोजन और ये अल्टरनेट होता है डबल बॉन्ड, और यहां पे बताया था कि NH के साथ हो जाता है CH2 का होल N, और यहां पे कहा था बच्चों NH रहता है, और यहां पे भी रहता है, इसके केस में NH रहता है। यही समझाने का कोशिश किया था आप लोगों को, ऐसा होता है। तो देखो तो कहीं पे पॉलिस्टर है क्या, बिल्कुल भी नहीं है पॉलिस्टर। और थर्ड ऑप्शन में कह रहा है आपको नियोप्रीन। नियोप्रीन का होता है मोनोमर क्या, क्लोरोप्रीन। तो N मॉलिक्यूल हम लोग यहां पे ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड C के साथ Cl एंड CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसका हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन किसका मोनोमर है, तो क्लोरोप्रीन मोनोमर है नियोप्रीन का। तो नियोप्रीन बनेगा कैसे, CH2 सिंगल बॉन्ड C के साथ Cl डबल बॉन्ड के साथ Cl एंड CH2 का होल N, इसी को कहा जाता है बच्चों नियोप्रीन। तो देखो तो कहीं पे इसमें पॉलिस्टर आया क्या, कहीं भी आप देखो इसके केस में पॉलिस्टर आया क्या, बिल्कुल नहीं आया। तो नियोप्रीन ये होता है स्ट्रक्चर, आपको जहां जहां इसका डबल है उसको सिंगल कर दीजिए, जहां जहां सिंगल है उसको डबल कर दीजिए, तो नियोप्रीन का मोनोमर हो गया क्लोरोप्रीन। इस तरीके से आप देखेंगे तो तीनों ऑप्शन में कहीं भी पॉलिस्टर नहीं आया, लेकिन पूछा जा रहा है कि पॉलिस्टर किसमें होता है, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 4, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, यानी कि PHBV। और सुनिए क्या होता है इसका मोनोमर 4 ऑप्शन में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो बताऊं, यहां होता है, एक होता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड। पूरा मैकेनिज्म इसका सॉल्व कर देता हूं, आप लोग देखिए सीखिए। इसमें हम लोग इसका नाम कहते हैं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, ब्यूटेन प्लस OIC ब्यूटानोइक एसिड, बिल्कुल। और एक होता है इसका जो मोनोमर्स, वो होता है 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। तो इसको ऐसे दिखा देते हैं, दोनों का N मॉलिक्यूल यहां पे इस्तेमाल होगा क्योंकि हम लोग कर रहे हैं पॉलीमराइजेशन। N मॉलिक्यूल, इसका नाम हो जाता है 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। अब देखिए क्या होगा, इसमें होगा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो कंडेंसेशन होगा क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है, एल्किन एल्काइन तो है नहीं। उसके बाद इसमें क्या होगा, कंडेंसेशन तो हो गया, ये कोपॉलीमर है, होमोपॉलीमर नहीं है। तो बच्चों याद रखना, जहां कहीं भी कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल अगल बगल में आ जाए वहां पे स्ट्रीफिकेशन होता है, ईस्टर बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड से OH माइनस निकलता है और एल्कोहल से H प्लस निकलता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से OH माइनस निकलता है और एल्कोहल से H प्लस निकलता है। जो बच्चा उसको लिख दीजिए,
तो O CH के साथ CH3 और CH2 C डबल बॉन्ड O, उसके साथ यहां पे O CH के साथ इसमें आप दिखा दोगे CH2 एंड CH3 और फिर CH2 के साथ C डबल बॉन्ड O और यहां पे हो जाता है इसका होल एन। बिल्कुल, और इसी को यहां पे कहा था PHB भी, और इसी का फुल फॉर्म हो जाता है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। और यहां पे देखिए यही आपको दिख रहा है ना ईस्टर, इसको हम लोग यहां पे कह सकते हैं ये होता है एक पॉलिस्टर। ये C डबल बॉन्ड OOR यही हो जाता है इसके केस में पॉलिस्टर PHBB। O CH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर हो गया O, उसके बाद CH, उसके बाद CH2 CH3 और फिर इसके केस में आप दिखा सकते हो लास्ट में C डबल बॉन्ड O का होल एन। देख लीजिए स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड। ओके, यहां तक क्लियर है, यानी कि 71 का आंसर आपको हो जाएगा 4। बिल्कुल 71 का आंसर हो जाएगा 4। उसके बाद मुझे मालूम है आप लोगों को बहुत देर से इंतजार होगा, 72 नंबर बताइए सर जल्दी कैसे होगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं आपको इसको सिंपल करके बताता हूं, देखो कैसे होता है। इस प्रकार का जब भी स्ट्रक्चर आवे इसको पहले सिंप्लीफाई कर दीजिए। कैसे? इसको ऐसे लिखिए CH2 डबल बॉन्ड C के साथ Cl और उसके बाद यहां पे C डबल बॉन्ड O के साथ कर दीजिए आप Cl। ऐसा कर दिया बच्चों, ये हो गया एसिड क्लोराइड, इधर हो गया, और इधर दिया हुआ है मेरे को एमीन। इसको भी ओपन करके बढ़िया से लिख लीजिए NH2, उसके बाद यहां पे कर लीजिए CH2 और फिर इसके केस में यहां पे है C डबल बॉन्ड O के साथ NH2। बच्चों याद रखना, जहां कहीं भी अगर एसिड हेलाइड आ जाए, एमाइड आ जाए, ईस्टर आ जाए और एसिड एनहाइड्राइड आ जाए, वहां पे रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन। यहां से निकलेगा Cl माइनस और यहां से निकलेगा पहले H प्लस, यानी कि HCl आप बाहर कर दीजिए। HCl बाहर होने के बाद जो बचा उसको लिखिएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड C के साथ Cl और C डबल बॉन्ड O और फिर बच गया NH और उसके बाद CH2 एंड C डबल बॉन्ड O के साथ NH2। पहले ये बनेगा। अब यहां पे आपको कहा क्या जा रहा है, लास्ट में सीखिए। लास्ट में यहां से कह रहा है कि ये जो आपको, ये तो हो गया पहला स्टेप कि ट्राई इथाइल एमीन, ये जो ट्राई इथाइल एमीन दिया हुआ है C2H5 का होल 3N, इसके प्रेजेंस में पहले तो हमने करा दिया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। अब यहां पे इसका करना है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन कहां होता है? अरे बच्चों, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन का मतलब हुआ फ्री रेडिकल के प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन, और वो होता है एडिशन रिएक्शन में। एडिशन पॉलीमराइजेशन में होता है, कंडेंसेशन में नहीं होता है। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में होता है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, और वो कहां होता है? वो होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, यानी एल्कीन में, अल्काडाइन में या एल्काइन में। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिर्फ इतना है और सब तो है नहीं एल्कीन, तो मात्र इतना का होगा यहां पे फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। तो ध्यान रखिएगा, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन का मतलब हुआ एडिशन पॉलीमराइजेशन, जो कि होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में। तो ये हो जाएगा CH2, C के साथ यहां पे हो गया Cl, और इसका यहां पे इसके केस में हम लोग कर देते हैं, ये तो CH2 हो गया और इसका हम लोग यहां पे कर देते हैं होल N। तो इसके केस में आप दिखा सकते हो, ये यहां पे आप इसका CH2 C और इसका हम लोगों ने दिखा दिया होल N, और फिर इसके साथ यहां पे जो अटैच रहेगा वो इसके साथ आप अटैच रख दीजिए। तो ये तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इतना हो गया पॉलीमराइजेशन, और इसके बाद यहां पे आपको दिखा देना चाहिए C डबल बॉन्ड O और उसके बाद यहां पे दिखा देना चाहिए NH और फिर इसमें CH2 और C डबल बॉन्ड O के साथ NH2। ये सब पूरा का पूरा ब्रांच के रूप में रह जाएगा। तो बच्चों आप देखो कौन सा आंसर आ रहा है। ये इधर CH2 C के साथ Cl, ये तो निकला हुआ रह गया होल N, उसके बाद C डबल बॉन्ड O NH और बीच में एक CH2 भी होना चाहिए और फिर C डबल बॉन्ड O के साथ NH2। यानी कि पॉलीमराइजेशन सिर्फ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का इतना होगा बस, क्योंकि फ्री रेडिकल है और एल्कीन का होगा। तो आंसर हो जाएगा इसका बच्चों 4। बिल्कुल इसका आंसर यहाँ पे 4 हो जाएगा। आगे बढ़े क्या? यहां तक क्लियर है?
तो पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन कर लीजिए, जो बच्चा उसका फ्री रेडिकल कराइए पॉलीमराइजेशन, और फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन जो होता है वो सिर्फ होता है एल्कीन, एल्काइन और अल्काडाइन में, इसलिए जितना दूर तक वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उतना ही हुआ पॉलीमराइजेशन, बाद बाकी सारा रहेगा एज ए सबस्टिट्यूएंट। और उसके बाद देखिए 73 में कह रहा है कि मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो मोर स्टेबल यहां पे कौन सा है, जैसे कि आपको दिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड N। बच्चों आपको पता होगा सबसे पहले देखा जाता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा होगा वही कैनोनिकल स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होगा, यानी कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वही मोर स्टेबल होगा। यही आपको तो पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है, ऐसा दिया हुआ है। और 4 में दिया हुआ है CH3 एंड CH माइनस और CH प्लस और फिर CH डबल बॉन्ड N और यहां पॉजिटिव चार्ज। अरे बच्चों सिंपल है ना, सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट में 2 पाई बॉन्ड है, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। यहां 1 पाई बॉन्ड है, इस कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। यहां भी 1 पाई बॉन्ड है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। यहां भी 1 पाई बॉन्ड है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल यहां पे मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड यहां पे कितना है 2। तो जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा होगा वही यहां पे मोर स्टेबल होगा। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि कौन सा कैनोनिकल स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है। तो जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा होगा वही होगा इसके केस में मोर स्टेबल। राइट, ओके। अब देखते हैं इसके केस में नेक्स्ट 74 लास्ट क्वेश्चन है। गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी। इसमें आपको दिया हुआ है C2H5SH, यह है फर्स्ट। उसके बाद है C2H5OH, बिल्कुल यह है सेकेंड। उसके बाद है C2H5NH2, यह यहां पे थर्ड। उसके बाद है दिया हुआ है एल्केन। एल्केन का तो सबसे कम होगा, आपको पता है एल्केन एसिडिक तो होता नहीं है, ये तो 4 है। ओके, देखिए आपको ध्यान रखना चाहिए इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, बढ़ता है एक ग्रुप में, और इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा और एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट, इसमें भी हम लोग कहते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। दोनों बढ़ता है लेकिन एक्सप्लेनेशन अलग अलग है। एक ग्रुप में इसलिए बढ़ता है क्योंकि उसका साइज बढ़ता है, ठीक है, और एक पीरियड में इसलिए बढ़ता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। तो पहले आप यहां पे देख लीजिए, ये है ऑक्सीजन, ये है सल्फर। तो ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन एक पीरियड का है और ऑक्सीजन और सल्फर एक ग्रुप का है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है नाइट्रोजन से और नाइट्रोजन का ज्यादा होता है कार्बन से। ये तो क्लियर है, होगा 2, 3, 4। लेकिन यहां पे देखेंगे फर्स्ट और सेकेंड में फर्स्ट का ज्यादा होगा क्योंकि उसी का साइज बड़ा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड, और सबसे कम एसिडिक यहां पे कौन सा होगा 4। आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4। इसका आंसर यहां पे जो होने वाला है वो हो जाएगा बिल्कुल थर्ड। इस तरीके से इसका हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। समझ गए बच्चों, एक ग्रुप में टॉप बॉटम एसिडिक स्ट्रेंथ उसका बढ़ता है और पीरियड में भी क्या होता है, बढ़ता है। तो आसानी से आप लोग देखने का कोशिश करेंगे। पूरा का पूरा मैंने बता दिया, उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया होगा। यहां तक पूरा का पूरा हम लोगों ने देख लिया सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं आपके लिए बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल होगा और आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में ये आपको हेल्प किया होगा। और खास करके 72 नंबर क्वेश्चन आपने जरूर इसको एंजॉय किया होगा और आसान सा कॉन्सेप्ट है। सारे के सारे पॉलीमर्स का क्वेश्चन था और एक था इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का और एक था एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो बच्चों मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अभी से ही आप लोग स्टार्टिंग से जितना हम लोग आपको क्वेश्चन दे रहे हैं उस पे हर एक क्वेश्चन पे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से आप एक एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप समझ करके पढ़ाई करेंगे। और एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है खास करके बायोलॉजी में या फिर ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, उसका एक एक क्वेश्चन इन टेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का एग्जाम्पल का जरूर सॉल्व करिएगा और एक एक रिएक्शन को खूब अच्छे तरीके से समझ करके अभी से तैयारी करिएगा। ओके, तो बहुत अच्छे स्कोर आप लाएंगे नीट एग्जाम में, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन
फिर से रिपीट होने वाला है, फिर से आने वाला है, उसको नहीं छोड़ना है। ओके, थैंक यू एवरीवन।